आज हम जिस विषय पर यह विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। मतलब आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज की गहरी पड़ताल करेंगे जो सीधे तौर पर आज की आधुनिक आर्थिक समझ को चुनौती देता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा विचार है जो वैश्वीकरण के आज के नजरिए से पूरी तरह टकराता है। हाँ, और ये दस्तावेज है पीआर सरकार द्वारा 16 मार्च 1982 को कोलकाता में लिखा गया निबंध। इसका नाम है विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भाग 1। और इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि कैसे ये स्रोत पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से अलग एक तीसरे आर्थिक मॉडल का प्रस्ताव रखता है, जिसका लक्ष्य असल में स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। सही कहा। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम बस स्रोत में दिए गए विचारों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, अगर हम 1982 के उस ऐतिहासिक संदर्भ को देखें तो भारत और पूरी दुनिया में आम लोगों को सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे थे। हाँ, वो शीत युद्ध का दौर था ना। एकदम सही। और स्रोत के अनुसार चाहे अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में हो या फिर किसी कम्युनिस्ट पार्टी के, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में आर्थिक शोषण को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। मतलब स्रोत का कहना है कि भारत जैसे देशों में निहित स्वार्थों ने हमेशा आम जनता को गुमराह किया है। हाँ, राजनीतिक नेताओं के जो भी वादे थे वे केवल एक क्रूर मजाक साबित हुए, क्योंकि पूंजीवाद में नीतियां कुछ ही लोगों द्वारा बनाई जाती हैं ताकि वे और अधिक पूंजी जमा कर सकें। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे हजारों मील दूर किसी वातानुकूलित ऑफिस में बैठकर सुदूर गांव की आर्थिक योजना बनाना। बिल्कुल, जमीनी हकीकत से एकदम कटे हुए। मतलब ये तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति बिना स्क्रीन देखे रिमोट कंट्रोल कार चलाने की कोशिश कर रहा हो। उसे पता ही नहीं है कि रास्ते में गड्ढे कहाँ हैं। हाँ, और वो कार टकराएगी ही। यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि स्रोत एक बड़ा सवाल उठाता है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अच्छा, तो इसका क्या जवाब दिया गया? क्या कोई बड़ा नेता आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका उत्तर है आम लोग। मतलब जनता को केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को खत्म करो, इस नारे के साथ खुद पहल करनी होगी। तो बदलाव नीचे से ऊपर की ओर आना चाहिए। लेकिन जब योजना स्थानीय स्तर पर आनी चाहिए तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि असल में इन संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। हाँ, मतलब स्थानीय कहलाने का हकदार कौन है? क्या वो जो वहां पैदा हुआ है? नहीं, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत यहीं से शुरू होता है। इसके अनुसार सभी संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन स्थानीय व्यक्ति वो नहीं है जो किसी विशेष रंग, जाति, पंथ, भाषा या जन्मस्थान का हो। तो फिर स्थानीय कौन है? मापदंड क्या है? स्रोत के अनुसार स्थानीय वो है जिसने अपने व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक हितों को उस क्षेत्र के सामूहिक हितों के साथ मिला लिया है। अच्छा, यानी अगर कोई बाहर से आकर वहां बसता है और वहीं की भलाई के लिए काम करता है तो वो स्थानीय है। एकदम सही। और जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें बाहरी माना जाना चाहिए ताकि संपत्ति का बाहर जाना रोका जा सके। ये तो बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण है। पहचान जन्म से नहीं बल्कि आपके कर्म से तय हो रही है। लेकिन एक चीज है जिसने मुझे थोड़ा उलझा दिया। वो क्या? पहले सिद्धांत में सुविधाओं को लेकर जो बात कही गई है, मतलब अगर ये प्रणाली समानता की बात करती है तो एक डॉक्टर को कार और आम आदमी को साइकिल क्यों मिल रही है? क्या ये फिर से शोषण नहीं है? ये शोषण नहीं है। स्रोत के अनुसार अतिरिक्त सुविधाएं योग्यता के आधार पर दी जाती हैं ताकि मेधावी लोग समाज की बेहतर सेवा कर सकें। मतलब शौक पूरे करने के लिए नहीं बल्कि जरूरत के लिए। बिल्कुल। अगर डॉक्टर को रात में इमरजेंसी में जाना है तो उसे तेज गाड़ी चाहिए, लेकिन लक्ष्य इस अंतर को कम करना है, यानी आम आदमी को साइकिल की जगह स्कूटर देना ताकि कार और दो पहिए के बीच की खाई कम हो सके। अच्छा, तो खाई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन इसे न्यूनतम रखा जाएगा। हाँ, ताकि किसी को हीनता का एहसास न हो। ठीक है, संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण तो हो गया, लेकिन इन संसाधनों से बनने वाले उत्पादों का क्या? उनका निर्माण किस उद्देश्य से होगा? यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है। उत्पादन मुनाफे के लिए नहीं बल्कि खपत के लिए होना चाहिए। मुनाफे के लिए नहीं, सिर्फ खपत के लिए। हाँ, और इसी से जुड़ा पांचवा सिद्धांत है जो कहता है कि जो वस्तुएं स्थानीय स्तर पर उत्पादित नहीं होती उन्हें स्थानीय बाजारों से हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए। हाँ, मतलब बाहरी माल पर बैन,
यहाँ ये विषय वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। ये हो, कम गुणवत्ता वाले हों या कम उपलब्ध हो, फिर भी स्थानीय लोगों को उनका ही उपयोग करना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप अपने पड़ोसी की बेकरी से ही ब्रेड खरीदे, भले ही वो थोड़ी महंगी हो, ताकि पड़ोसी का व्यवसाय बचे और पैसा आपके ही मोहल्ले में रहे। एकदम सटीक उदाहरण है। ये पूंजी के बाहर जाने को रोकता है। जब उत्पादन स्थानीय खपत के लिए होता है तो आर्थिक मंदी या पतन की अनिश्चितता खत्म हो जाती है। हाँ, क्योंकि पैसा तो वही घूम रहा है ना। बिल्कुल, और इससे लोगों की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता लगातार बढ़ती है। ये दीर्घकालिक स्थिरता के लिए बहुत सही है। लेकिन एक बार जब हम तय कर लेते हैं कि स्थानीय उत्पादन खपत के लिए होगा, तो इस उत्पादन का प्रबंधन कौन करेगा? क्या ये कोई निजी कंपनी करेगी? नहीं, तीसरा सिद्धांत कहता है कि उत्पादन और वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से होना चाहिए। सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव्स। हाँ, कृषि, उद्योग और व्यापार से निजी स्वामित्व को चरणों में समाप्त किया जाना चाहिए। केवल बहुत जटिल या छोटे स्तर का काम ही निजी हाथों में रहेंगे। और रोजगार का क्या? इसके लिए चौथा सिद्धांत है। यह स्थानीय लोगों के लिए पूर्ण रोजगार की गारंटी देता है। शिक्षित लोगों को शहरों की ओर पलायन करने से रोकने के लिए, यानी ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए, उन्हें स्थानीय सहकारी समितियों में रोजगार दिया जाना चाहिए। अच्छा, ताकि उनका टैलेंट उन्हीं के क्षेत्र के काम आए। बिल्कुल। और तो और कृषि को भी उद्योग का दर्जा मिलेगा और इसमें 15% का एक तर्कसंगत मुनाफा शामिल होगा। 15% मुनाफा? यहां मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है। मतलब अगर हम इतिहास देखें तो सहकारी समितियां अक्सर विफल रही हैं, भ्रष्टाचार या आपसी कलह की वजह से। तो यहां वे कैसे सफल होंगी? अगर हम इसे व्यापक तस्वीर से जोड़ें तो स्रोत समझाता है कि सहकारी समितियां पहले इसलिए विफल होती थीं क्योंकि उन्हें एकाधिकारीवादी पूंजीपतियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। ओह, मतलब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से? हाँ, एक छोटे गांव की समिति उनका मुकाबला कैसे कर सकती है? लेकिन विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में जब कच्चा माल स्थानीय होगा और बाजार बाहरी उत्पादों से सुरक्षित होगा, तो सहकारी समितियां स्वाभाविक रूप से सफल होंगी। बात तो सही है, उन्हें किसी बाहरी कंपनी से खतरा ही नहीं है। लेकिन कृषि और छोटे उद्योगों के अलावा ऊर्जा और बड़े उद्योगों का प्रबंधन कैसे होगा? क्या वहां भी सहकारी समितियां काम करेंगी? नहीं, इसके लिए स्रोत में उद्योग का एक 3 स्तरीय मॉडल दिया गया है। अच्छा, 3 स्तर, वो कैसे? पहला स्तर है प्रमुख उद्योग, जैसे ऊर्जा, भारी धातु। इन्हें स्थानीय सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाएगा और वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर। एक मिनट, नो प्रॉफिट नो लॉस यानी सरकार मुनाफा नहीं कमाएगी? बिल्कुल नहीं। दूसरा स्तर है मध्यम स्तर के उद्योग, जो सहकारी समितियों द्वारा चलेंगे। और तीसरा है छोटे और कुटीर उद्योग, जो निजी मालिकों द्वारा चलाए जाएंगे, गैर जरूरी या लग्जरी वस्तुओं के लिए। ऊर्जा वाले हिस्से को देखें तो सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, बायोगैस, ये सब सरकार नो प्रॉफिट नो लॉस पर देगी? हाँ, प्रमुख उद्योग के रूप में। ये तो ऐसा है जैसे सरकार आपको ओवन और बिजली बिल्कुल लागत मूल्य पर दे दे, ताकि आप बैटरी या कुटीर उद्योग का उत्पाद बनाकर उसे एक तर्कसंगत मुनाफे पर बेच सकें। एकदम सही समझे आप। ये ढांचा उत्पादन लागत को बहुत कम कर देता है और आम आदमी की क्रय शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन अगर सरकार कोई मुनाफा नहीं कमा रही है तो खजाना कैसे भरेगा? बहुत अच्छा सवाल है। इस कर प्रणाली में आयकर यानी इनकम टैक्स पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। वेट, सच में? कोई इनकम टैक्स नहीं? हाँ, कोई इनकम टैक्स नहीं, केवल उत्पादन पर कर लगेगा। मतलब जो कारखाने माल बना रहे हैं वे उत्पादन के समय ही टैक्स देंगे। इससे तो आम इंसान की जेब में बहुत पैसा बचेगा। बिल्कुल, और जब वो खर्च करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा और सरकार को उत्पादन कर से भारी राजस्व मिलेगा। और हाँ, निर्यात के नियम भी बहुत दिलचस्प हैं। वो क्या है? निर्यात केवल तैयार माल का होगा, कच्चे माल का नहीं, और वो भी मुनाफे के लिए नहीं बल्कि दूसरी इकाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ताकि हर चरण पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। ये तो कमाल का अर्थशास्त्र है। लेकिन अर्थशास्त्र के इन कड़े नियमों से परे इस पूरे मॉडल का समाज के मनोविज्ञान और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है। स्रोत के अनुसार पैसे का मूल्य उसके चलन की गति पर निर्भर करता है। पैसा जितनी जल्दी हाथ बदलता है उसकी आर्थिक कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। हाँ, वो तो है।
लेकिन मैं स्रोत में पढ़ रहा था, इसमें अचानक भाषा की बात आ जाती है। स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, अर्थव्यवस्था में केवल स्थानीय भाषा का उपयोग होना चाहिए। एक आर्थिक दस्तावेज अचानक भाषा और मनोविज्ञान की बात क्यों कर रहा है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि अगर लोग अपनी भाषा या संस्कृति के कारण हीन भावना महसूस करते हैं, तो वे अपनी आर्थिक गतिविधियों में आत्मविश्वास खो देते हैं। अच्छा, तो वे मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर वे निहित स्वार्थों द्वारा मनोवैज्ञानिक आर्थिक शोषण का शिकार बन जाते हैं। बाहर के कॉर्पोरेट्स इसी का फायदा उठाते हैं। ओ, अब समझ आया। यानी मनोवैज्ञानिक मजबूती के बिना आर्थिक मजबूती नहीं आ सकती। हाँ, स्रोत का अंतिम लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं है। भौतिक समस्याओं के सुलझने के बाद लोगों को अपने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अधिक अवसर और समय मिलता है। और भाषा उस आत्मविश्वास को बनाए रखने का एक बहुत बड़ा हथियार है। बिल्कुल सही। वाह, अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो ये स्रोत केंद्रीकरण को पूरी तरह खारिज करता है। ये स्थानीय शब्द को नए सिरे से परिभाषित करता है, जो जन्म से नहीं बल्कि निष्ठा से तय होता है। हाँ, और आय कर को हटाकर उत्पादन कर लगाता है। बिल्कुल, और मुनाफे की जगह खपत और सहकारिता को प्राथमिकता देता है। सच कहूं तो ये चर्चा ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के सूचना और वैश्वीकरण के युग में स्थानीय होने का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे एक मजबूत स्थानीय अर्थव्यवस्था इतने बड़े बदलाव ला सकती है। बिल्कुल। जाने से पहले एक सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। कल्पना कीजिए, अगर कल दुनिया का कोई देश वास्तव में इनकम टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दे, बाहर के सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दे और सिर्फ उत्पादन कर पर अपनी अर्थव्यवस्था चलाए, तो क्या वो देश मौजूदा वैश्विक व्यापार और कूटनीति के सामने टिक पाएगा, या फिर वो दुनिया के लिए एक पूरी तरह से नया और अजेय आर्थिक मॉडल बन जाएगा? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको खुद विचार करना चाहिए। खैर, आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।